नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर दुनिया की। खबर दुनिया की में आज की कड़ी में हम तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से हम आपको रूबरू करवाएंगे, जिसमें हम आपको बता दें कि भारत चीन विशेष प्रतिनिधियों की जो बैठक हुई है उसमें क्या नीतिगत फैसले लिए गए हैं और किस तरह से आगे की रूपरेखा रखी गई है, इस पर हमारा फोकस होगा। और साफ तौर पर इसके अलावा बांग्लादेश में जो अब संकट के बादल और ज्यादा बढ़ गए हैं, वहां पर क्या कुछ चल रहा है उसकी भी ताजा स्थिति से हम आपको अवगत कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबर दुनिया की और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। भारत चीन विशेष प्रतिनिधियों की बैठक में कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली, सीमा पार नदियों और सीमा व्यापार सहयोग जैसे बड़े फैसले, सीमा विवाद की शांतिपूर्ण समाधान की जताई प्रतिबद्धता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स के समकक्ष से वार्ता, टेलीफोन बातचीत में विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति, सुरक्षा, तकनीक और सेमीकंडक्टर जैसे मुद्दों पर चर्चा। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की इजरायली समकक्ष से बातचीत, क्षेत्र में जारी हालात पर हुई चर्चा, द्विपक्षीय संबंधों और को मजबूत करने पर हुई बात। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर विश्व भर में चिंता, भारत की 685 प्रतिष्ठित हस्तियों ने बांग्लादेशी जनता को लिखा खुला पत्र, हिंदुओं की सुरक्षा और अधिकार सुनिश्चित करने की मांग। और आइए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबर के साथ। समाधान की दिशा में बड़ा कदम। जी हां, भारत और चीन ने सीमा विवाद के हल के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। बुधवार को बीजिंग में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने विशेष प्रतिनिधियों की 23वीं बैठक में हिस्सा लिया और इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिनमें कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली, एक दूसरे के यहां बहने वाली नदियों और सीमा व्यापार संबंधित जानकारी का आदान प्रदान शामिल है। दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और समृद्धि के लिए स्थिर, पूर्वानुमानित और सौहार्दपूर्ण भारत चीन संबंधों पर सहमति जताई है। 2020 की घटनाओं से सबक लेते हुए दोनों पक्षों ने सीमा पर शांति बनाए रखने और प्रभावी सीमा प्रबंधन को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न उपायों पर चर्चा की। इसके लिए प्रासंगिक राजनयिक और सैन्य तंत्र के उपयोग और समन्वय पर भी सहमति बनी। 2020 में भारत चीन सीमा क्षेत्रों के पश्चिमी क्षेत्र में टकराव की घटनाओं के बाद विशेष प्रतिनिधियों की ये पहली बैठक थी। बैठक में दोनों प्रतिनिधियों ने अक्टूबर 2024 की सेनाओं को पीछे हटाने से जुड़े समझौते को लागू करने की प्रतिबद्धता दोहराई। इस समझौते के तहत संबंधित क्षेत्रों में गश्त और पशुओं के चरने के लिए परिस्थितियां संभव हुई हैं। ध्यान रहे कि विशेष प्रतिनिधियों की इस बैठक का फैसला बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की रूस के कजान में हुई बैठक में लिया गया था। एनएसए अजीत डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री को अगले दौर की यात्रा के लिए भारत आने का निमंत्रण भी दिया। एनएसए चीन के अन्य शीर्ष नेताओं से भी मिले, जिनमें चीन के उपराष्ट्रपति हान जेंग भी शामिल हैं। तो साफ तौर पर भारत चीन के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये पूरा जो हम कह सकते हैं कि जो सहमति है वो आगे के लिए नई दिशा और दशा तय करती हुई नजर आएगी। और साफ तौर पर एक बहुत बड़ा और मील का कदम इसे माना जा रहा है। आलोक बंसल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि डायरेक्टर हैं इंडिया फाउंडेशन के। सर, बहुत स्वागत आपका। और उसी के साथ मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो नीतिगत फैसले यहां से लिए जा रहे हैं, तमाम बिंदु यहां पर रखे गए हैं और आगे के समझौतों पर बात आगे बढ़ने की दिशा में तेज गति से जारी है, तो ऐसे में क्या मायने हैं इसके और इसके दूरगामी जो परिणाम है वो क्या नजर आ रहे हैं? देखिए, पहली चीज तो यह है कि यह दर्शाता है कि भारत और चीन दोनों ही संबंध सुधारने के इच्छुक हैं। और एक कुछ समय से जो हमारे संबंधों में जो दरार आई थी उसको पाटने की पूरी कोशिश की जा रही है। और जहां तक सवाल भारत चीन सीमा विवाद की है, उसमें काफी समय लगेगा, लेकिन हमें ये चाहिए कि सीमा का जो प्रबंधन जो 2019 से पहले चल रहा था, जो शांति व्यवस्था सीमा पर कायम थी, सीमा पार व्यापार चल रहा था, सीमा पार हमारे जो तीर्थयात्री थे वो कैलाश मानसरोवर जा जी। पाते थे,
वो सभी व्यवस्थाएं स्थापित हो जाएं और उसकी ओर एक कदम बढ़ाया जा रहा है। और जैसे जैसे ये व्यवस्था सुदृढ़ होती जाएगी, जो शांति व्यवस्था जो सीमा पर है वो बहाल हो जाएगी, तो फिर सीमा विवाद को सुलझाने के लिए और आगे कदम बढ़ाए जाए। ऐसे में आलोक जी, हमने चीन को देखा है कि पहले भी तमाम वार्ताएं हुई हैं और तमाम वहां पर जो रणनीतियां बनती हुई नजर आई थी, तमाम फैसले भी लिए गए थे नीतिगत। तो ऐसे में अब की बार भी जो बातचीत हुई है, क्या इसके दूरगामी परिणाम निकलते हुए नजर आएंगे? क्या जो आपसी संबंध है वो पहले जैसे प्रगाढ़ हो पाएंगे? देखिए, क्या है कि चीन और भारत के बीच में संबंधों में एक बहुत जो विश्वास की कमी रही है वो कई दशकों से रही है। जी। और उसको प्रधानमंत्री मोदी ने काफी हद तक पाटने की कोशिश की थी 2014 से, लेकिन दुर्भाग्य से जो गलवान में जो घटनाएं हुई उसके बाद ये विश्वास में एक बहुत कमी आई थी। अब उस विश्वास को दोबारा बहाल करने की चेष्टा की जा रही है, और अगर ये व्यवस्था कायम हो गई तो संबंधों में सुधार तो होगा ही। वैसे भी हमें आज ये समझना चाहिए कि आज चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर है, सहयोगी है। तो एक बड़ी मात्रा में व्यापार आता है, और वो व्यापार चीन से भारत आता है। लेकिन भारत से जो चीन जाना चाहिए व्यापार, और जो सामान जाना चाहिए जो कि अधिकतर जमीनी मार्ग से जाना चाहिए, वो नहीं जा पा रहा है। जी। तो अगर सीमा का प्रबंधन बेहतर होता है, और अभी जो हम बॉर्डर ट्रेड की बात कर रहे हैं इससे भी हम आगे बढ़ते हैं, और जब रेगुलर गुड्स जो हैं, जो कि ऐसा कलकत्ता बंदरगाह से सामान उतरकर तिब्बत जा सके, जैसा कि 1950 1960 से पहले होता था, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हमारी। और साथ ही साथ जिस तरीके की शांति व्यवस्था बहाल होनी चाहिए वो हो पाएगी, और फिर जो सीमा विवाद है उसको सुलझाने की ओर कदम आलोक जी, उठाएंगे। लेकिन सीमा पर जो विवाद लगातार हम देख रहे थे उसको संतुलित करने के लिए तमाम यहाँ नीतिगत फैसले लेने की साफ तौर पर जरूरत थी। और जैसा कि जिन पॉइंट्स की हम बात कर रहे हैं, जिस पर बातचीत आगे की बढ़ रही है, वो कहीं ना कहीं एक दूरगामी परिणाम तो सेट करते नजर आएंगे ही, लेकिन साथ ही साथ वहां पर किस तरह की रूपरेखा रखी जाए जिसकी वजह से ये जो आपसी मतभेद हैं उनको और दूर किया जा सके, और वापसी, अगर हम कह सकते हैं कि जो वापसी जैसे पहले के संबंध, जैसा कि जिसकी हम बात कर रहे हैं, पहले जैसे थे, जैसे हमने देखा कि भूतकाल में जैसे थे वैसे वर्तमान में भी काबिज हो पाए, तो उसके लिए किस तरह से नीतिगत जो निर्णय है वो यहां पर लिया जा रहा है? देखिए, जैसे मैंने कहा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, देखिए सीमा विवाद तो बहुत दूर की बात है और उसमें समय लगेगा, क्योंकि दोनों राष्ट्रों का एक परिप्रेक्ष्य, दोनों की एक समझ है सीमा के विवाद के बारे में। लेकिन जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके ऊपर भी दोनों की अपनी अपनी परिभाषाएं हैं, और उसी के कारण जो समय समय पर जो हम टकराव देखते हैं वो होता है। पर अगर इस पर जो हमारे नियम हैं, अगर हम नियमबद्ध तरीके से इसका प्रबंधन करने लगे, और जहां पर कोई विवाद नहीं है वहां से हम व्यापार और आवागमन को सुदृढ़ कर सकें, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और मुझे लगता है कि पिछले कुछ समय से जब हमने देखा कि चीन ने अपनी सीमा पीछी की उन विवादित क्षेत्रों से, तो ये बहुत अच्छी बात है। और आगे चलकर अब जो एनएसए साहब स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की जो मीटिंग हो रही है बीजिंग में, और इसके बाद मुझे लगता है हम और आगे बढ़ रहे हैं। और ये एक ऐसा दौर है जब चीन चाहता है कि उसके संबंध भारत से प्रगाढ़ हों, तो और ऐसे साथ ही में साथ जब भारत भी और चीन की ये नजदीकियां बढ़ेंगी तो पाकिस्तान पर इसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि साफ तौर पर हमने देखा है पाकिस्तान की किस तरह की जो स्थितियां रही हैं, तो ऐसे में पाकिस्तान पर इसका क्या इम्पैक्ट आपको नजर आता है कि पाकिस्तान अब की बार इस बारे में क्या सोच सकता है? देखिए, ऑलरेडी कुछ समय से अगर आप देखें, पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के एक अखबार में आर्टिकल आया था कि जो उनकी जो दोस्ती है उसमें अब दरार पड़ रही है। जी। ऑलरेडी चीन ने बोला कि हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए आप हमें, चीन को अधिकार दीजिए, हमारी सेना, हमारे सिपाही वहां जाके अपने नागरिकों की सुरक्षा करें, और सुरक्षा में हमारा अधिकार होना चाहिए। तो इन सब विषयों से पाकिस्तान और चीन के बीच में तो दरार हो ही रही है। और साथ ही साथ जो सीपेक के जो कार्यक्रम है वो पाकिस्तान में ढंग से नहीं चल पा रहे हैं। तो चीन और पाकिस्तान के बीच में कुछ तनाव तो पहले से ही है, और जैसे जैसे भारत और चीन के संबंध बेहतर होंगे तो मुझे लगता है चीन और पाकिस्तान के बीच में थोड़ी दूरियां तो बढ़ेंगी। हालांकि इसमें भी काफी समय लगेगा, क्योंकि चीन का पाकिस्तान में आज की तारीख में काफी बड़ा निवेश है, और एक चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, वो एक बहुत बड़ा उनका स्टेक है। जी। पर हाँ, इस कोई शक की बात नहीं है कि तनाव ऑलरेडी दिखने लगा है हमें। पाकिस्तान और चीन के बीच में कई मामलों में तनाव पिछले कुछ समय से दिख रहा है, और अभी कुछ दिनों पहले ही
पाकिस्तान के एक लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर ने अपने प्रथम पृष्ठ पर ये कहानी लिखी थी, जिसमें हमने लिखा था आलोक आयरन जी हमारी फ्रेंडशिप थी, उसमें तनाव पड़ रहा है। जी आलोक जी, पर्यटन और साफ तौर पर देखें तो व्यापार को तो बढ़ावा मिलेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ जो शांति जिसकी बात भारत हमेशा से करता रहा है, उस पर भी एक ये मील का पत्थर साबित होगा। तो तमाम देशों के लिए भी एक बड़े, हम इसको कह सकते हैं कि एक बड़े मंत्र के तौर पर इसको देखा जाएगा, क्योंकि भारत और चीन जब एक साथ नजर आएंगे तो कहीं ना कहीं दुनिया में परचम और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। देखिए, अगर भारत और चीन आ गए तो दुनिया में एक एशिया की तो बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभर सकते हैं। जी हम दोनों पड़ोसी राष्ट्र हैं, एक पूर्वी सभ्यता से जुड़े हुए हैं। लेकिन अभी तो मैं चाह रहा हूं कि संबंध जो हमारे हैं सामान्य हो जाएं, जिससे कि व्यापार और आवागमन और ये सब चीजें बढ़ें, और साथ ही साथ जो अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं उस पे भी दोनों राष्ट्रों का एक ही विचार हो। पहले जी भी कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में भारत और चीन के विचारों में एक समानता थी और एक लयता थी, जिसे हम देख सकते हैं। लेकिन जो हमारे जो परस्पर संबंध हैं वो जब से तनावपूर्ण हुए हैं तो ये सब चीजें खत्म हो गई थी। तो निश्चित तौर पर। अब जी ऐसा मानना है कि अब ये जो आगे हो रहा है, इससे अन्य जो समस्याएं हैं उनको भी सुलझाने में हमारे को मदद मिलेगी, और भारत और चीन और साथ साथ आएंगे, और हमारे और चीन के बीच संबंधों का दायरा जो है उसमें काफी स्कोप है। क्योंकि जी अभी भी जो व्यापार है वो हम उसकी पूरी जो कैपेबिलिटी है उसको अचीव नहीं कर पाए हैं। हमें आई थिंक ओवरलैंड जो ट्रेड है, जो जमीनी रास्ते से व्यापार होना चाहिए, जो पश्चिमी चीन का इलाका है जिसे ऐतिहासिक रूप से भारत से सप्लाईज जाती थी, उसको रिस्टोर करने की कोशिश करनी चाहिए। निश्चित तौर पर, क्योंकि ये इसके दूरगामी परिणाम तो नजर आएंगे, क्योंकि भारत जिस तरह से उसकी उभरती हुई छवि है, वो पूरी दुनिया की नजरें भारत पर है। ऐसे में चीन भी जब साथ में आगे भारत के साथ मिलकर कदम पे कदम मिलाता हुआ और बढ़ाता हुआ नजर आएगा, तो वो कहीं ना कहीं उसके दूरगामी जो परिणाम है वो वैश्विक स्तर पर साफ तौर पर नजर आएंगे। आलोक जी, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया, लेकिन ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो ये चर्चा भी आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अगला जो मुद्दा है वो बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है, म्यांमार से जुड़ा हुआ है। तो कहीं मत जाइए, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। बढ़िया है, क्यों है? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। म्यांमार के रखाइन प्रांत पर विद्रोही अराकान आर्मी का लगभग कब्जा हो चुका है। म्यांमार बांग्लादेश सीमा के कई क्षेत्र पर इनके नियंत्रण का दावा किया जा रहा है। सीमा पर बांग्लादेशी सैनिकों के साथ भी झड़पों की खबरें सामने आई हैं। यानी आने वाले दिनों में यूनुस सरकार की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। विद्रोहियों का कब्जे के इसके क्या मायने हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देने में व्यस्त बांग्लादेश की यूनुस सरकार को अब पड़ोसी देश म्यांमार से बड़ी चुनौती मिलती दिखाई दे रही है। म्यांमार के रखाइन प्रांत की ताजा घटना ने बांग्लादेश के होश उड़ा दिए हैं। विद्रोही गुट अराकान आर्मी ने करीब पूरे प्रांत पर कब्जा करने का दावा किया है। 270 किलोमीटर लंबी म्यांमार बांग्लादेश सीमा पर जुंटा सरकार ने नियंत्रण खो दिया है। रिपोर्टों की माने तो अराकान आर्मी बांग्लादेश की सीमा तक आ गई है और उसने कुछ इलाकों पर नियंत्रण भी हासिल कर लिया है। इससे क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति और जटिल होने की आशंका जताई जा रही है। अरकान आर्मी को मिली बढ़त म्यांमार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। म्यांमार सेना के बेहद मजबूत ठिकाने BGP-5 बैरक पर पहले ही कब्जा कर चुके हैं। ये बेस सेना के लिए रखाइन प्रांत में आखिरी गढ़ था। विद्रोहियों ने इस बेस पर कई महीनों से घेराबंदी कर रखी थी।
अरकान आर्मी रोहिंग्या मुसलमानों को ड्रोन से निशाना बना रही है। 2017 में भड़की हिंसा के बाद बड़ी संख्या में रोहिंग्या मुसलमान भागकर बांग्लादेश और दूसरे पड़ोसी देशों में चले गए थे। एक बार फिर इनके खिलाफ संगठित अपराध की आशंका जताई जा रही है। रोहिंग्या मुसलमानों का दावा है कि वे कई पीढ़ियों से म्यांमार के इसी प्रांत में रहते आ रहे हैं, जबकि वहां के स्थानीय समुदाय इन्हें अवैध प्रवासी मानते हैं। दोनों समुदायों के बीच बढ़ती हिंसक झड़पों के साथ 2009 में अरकान आर्मी की स्थापना हुई। ये पहले रोहिंग्यों के खिलाफ लड़ते थे, लेकिन बाद में सैन्य सरकार के खिलाफ हथियार उठा लिया और स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं। अरकान ने आरोप लगाया है कि जिहादी समूह बांग्लादेश से लगी सीमा पर अत्याचार कर रहे हैं। विद्रोही संगठन ने जुंटा और कुछ जिहादी समूहों के बीच सांठगांठ का भी आरोप लगाया है। इस बीच ताजा घटनाक्रम के मद्देनजर चीन ने अपने हितों की रक्षा के लिए म्यांमार में सेना उतारने की तैयारी कर ली है। पिछले महीने म्यांमार के सैन्य सरकार के प्रमुख ने बीजिंग में चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात की थी। 2021 में सेना ने लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलटकर सत्ता पर कब्जा कर लिया था। आलोक जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो स्थितियां परिस्थितियां हैं वो किस ओर इशारा कर रही है, ऐसे में वैश्विक स्तर पर और साफ तौर पर इन दोनों देशों पर कितना बड़ा प्रभाव और वहां के लोगों पर कितना बड़ा प्रभाव इसका पड़ता हुआ नजर आ रहा है? वो काफी गंभीर है और जो सरकार विरोधी गुट है, जो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट और उसके अंतर्गत में जितने भी एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो दिन प्रतिदिन ज्यादा सशक्त होते जा रहे हैं और ज्यादा टेरिटरी को कैप्चर करते जा रहे हैं जी। और अभी अधिकांश जनमत जो म्यांमार में है वो सरकार विरोधी है। अब जो अराकान आर्मी है, इसने करीब करीब रखाइन प्रांत का उत्तरी हिस्सा पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया है और कहा जाए, एक तरीके से कहा जाए तो पूरा रखाइन प्रांत उनके कब्जे में है, सिवाय राजधानी सितवे को अगर छोड़ दिया जाए तो बांग्लादेश के साथ जो उनका पूरा बॉर्डर है 270 किलोमीटर का, वो उनके पास आ चुका है। जो आखिरी पोस्ट थी वो भी उन्होंने कैप्चर कर ली है और ये जो म्यांमार की सेना है उसके सिपाहियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। और ये जो आखिरी लड़ाई है काफी महत्वपूर्ण लड़ाई रही है, क्योंकि म्यांमार की सेना ने पूरी कोशिश की कि किसी तरीके से ये आखिरी जो इनका जो बॉर्डर पोस्ट था ये बचा रहे। इन्होंने वायुयान और हवाई हमले काफी किए विद्रोहियों के ऊपर, अराकान आर्मी के ऊपर, लेकिन अराकान आर्मी पूरी तरह से सफल हो चुकी है और ये पूरी जो बांग्लादेश म्यांमार की सीमा है अब अराकान आर्मी के पास है, ना कि म्यांमार की सरकार के पास। बिल्कुल, तो इसके जो साफ तौर पर जो परिणाम है वो नजर आ ही रहे हैं, लेकिन जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं से विस्थापित होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में दोनों देशों को अगर हम बात करें तो यहाँ पर कितना बड़ा प्रभाव उससे पड़ता हुआ नजर आ रहा है और लोगों के जीवन में और वहां की स्थितियों पर क्या अभी ये जो मौजूदा हालात हैं ये आगे एक बड़े भविष्य की ओर चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं कि आने वाला समय थोड़ा और विकराल हो सकता है? देखिए, कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि अराकान आर्मी ने बांग्लादेश का भी कुछ हिस्सा जो टेकनाफ सीमा है उस पे कब्जा कर लिया है। साथ ही साथ हमें यह भी समझना चाहिए इस इलाके में बहुत बड़ी संख्या में रोहिंग्या शरणार्थियों के कैंप जी। अब रखाइन स्टेट में एक तरफ सरकार है, एक तरफ अराकान आर्मी और एक तीसरी फोर्स जो है वो रोहिंग्या है, जिनको कि यहां से निकाल दिया गया है, जिनकी स्थिति के बारे में अभी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बार बार अपील कर रहा है क्योंकि उनको अपने घरों से निकाला गया है। लेकिन अभी जो अराकान आर्मी है वो नोशनली जो है इनको समर्थन देने की बात करती है। हालांकि पहले अगर हम इतिहास देखें तो अराकान आर्मी और रोहिंग्यास के बीच में काफी झड़पें हुई हैं और रोहिंग्याओं के कई कट्टरपंथी ग्रुप आज भी रखाइन स्टेट में कुछ जगह सक्रिय हैं और जिनकी अराकान आर्मी से समय समय पर झड़प होती रहती है। तो इसके कारण जो है बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में भी एक टकराव और तनाव की स्थिति आ सकती है, विशेषकर ऐसे समय में जब बांग्लादेश के अंदर एक राजनीतिक अस्थिरता का माहौल चल रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम विषयों पर और हमसे चर्चा करने के लिए और लोगों तक ये बात पहुंचाने के लिए, क्योंकि दोनों ही मुद्दे बहुत अहम हैं और साफ तौर पर जिस तरह से जो फैसले लिए जा रहे हैं और जिस तरह की स्थितियां हैं वो किस ओर इशारा कर रही हैं ये नज़र आ रहा है। और इसी के साथ हम आपको बता दें कि अब जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं
प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। तो हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार। रूस ने मॉस्को बम धमाके में एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। बम धमाके में परमाणु सुरक्षा के प्रमुख जनरल इगोर किरिलोव की मौत हो गई थी। रूस की जांच समिति ने बताया कि एक संदिग्ध उज्बेकिस्तान का है। जांच समिति के अनुसार युवक ने यूक्रेन की सुरक्षा सेवा के निर्देश पर बम लगाने की बात कबूल की है। कनाडा के वित्त मंत्री डोमिनिक लेब्लॉन्ग ने देश की अमेरिकी सीमा पर नए सुरक्षा उपायों को लागू करने का वादा किया है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध की रोकथाम के लिए एक संयुक्त स्ट्राइक फोर्स भी शामिल है। यह ऐलान अमेरिकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस धमकी के बाद आया है जिसमें उन्होंने कनाडा के सामानों पर 25% टैरिफ लगाने की बात कही थी। फ्रांस की सर्वोच्च अदालत ने बुधवार को पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को भ्रष्टाचार और कोल्ड डे कैसेशन प्रभाव बेचने के मामले में दोषी ठहराए जाने के फैसले को बरकरार रखा है। सरकोजी ने भ्रष्टाचार और अन्य मामलों में 2021 में दोषी ठहराए जाने के फैसले के खिलाफ अपील की थी, जिसमें उन्हें 3 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। संयुक्त राष्ट्र ने सीरिया के नए नेतृत्व से देश के सभी धार्मिक और जातीय समूह के अधिकारों का सम्मान करने के अपने वादों को पूरा करने को कहा। संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत गेर पेडरसन ने कहा कि सीरियाई लोग उम्मीदों और डर का अनुभव एक ही समय में कर रहे हैं। उन्होंने सीरिया के अंदर और बाहर सभी पक्षों से देश में स्थिरता बनाने के लिए हर संभव प्रयास करने का आह्वान किया। हमास के साथ संघर्ष विराम की संभावना के बीच इजरायल के गाजा पर हमले जारी हैं। गाजा पट्टी में अलग अलग हमलों में 38 लोग मारे गए। उत्तर में कमाल अदवान अस्पताल एक बार फिर हमले की चपेट में आ गया है, जबकि मध्य और दक्षिणी गाजा में हुए हमलों में भी कई लोग मारे गए। रूस ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के साथ काम करने की मंशा जाहिर की है। रूस के उप विदेश मंत्री सरगेई रायबकोव ने कहा कि अगले महीने अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद रूस निश्चित रूप से डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के साथ काम कर सकता है।